हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और ईपीएफओ एपीएफसी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो पार्ट है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। आपने सिलेबस तो ज़रूर देखा होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक बहुत ही प्रोमिनेंट वे में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये लगभग 12 to 15 क्वेश्चन को इंटायर पेपर में कैरी आउट करता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप उससे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, स्पेशली द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर एंड यू विल हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कौन सा चीज़ पहले कौन सी बाद में आएगी। सबसे पहली अगर प्रायोरिटी मैं देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कोर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट सेक्शन, उसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी मैं देता हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज वाले टॉपिक को। तो एक काम करेंगे, 22 से 25 पेज की मैं नोट्स बना रखा हूँ खुद की, वो मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। आपको जितने भी, देखिए हमारा बेसिक एम क्या होना चाहिए, हमारा बेसिक एम होना चाहिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इससे आपको मेंस तो आने वाला है नहीं, ईपीएफओ वाले पेपर में एमसीक्यू सॉल्व हो जाने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए, तो ये इससे आपको हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल आईएएस पीसीएस सिंप्लीफाइड पे जुड़ सकते हो, और उसके साथ साथ ये मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ इसकी, और उसके साथ साथ इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की बात क्यों आती है। इंडस्ट्रियल अगर हम लोग बात करें रिलेशंस की, तो देखिए जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा होगा भाई वर्कर्स, लेबर्स एंड एम्प्लॉयज़, तो क्या वो भी तो एम्प्लॉयज़ में कैरी आउट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन कंडीशंस होता है। कुछ लेबर्स को अलग कैटेगरीज में रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ को अलग रखा जाता है, सुपरवाइजर को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजरियल मैनेजमेंट आती है, फिर मैनेजर्स आते हैं, फिर उसके और ऊपर में टॉप हायरार्की आती है। ठीक है, तो बेसिक अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको जानने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बेट में आती है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस पर कंप्लीट इसको ऑफरिंग करती है। एक एक चीज़ मैं बता दूंगा, पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएगी, बस एक बार दो बार रीड करना और चले जाना। बेसिकली क्या था ना, देखिए बहुत ज़्यादा कम्बरसम था, बहुत सारे लॉज थे, 29 सेंट्रल लॉज थे, उनको मर्ज कर दिया गया और 4 लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर देखा जाए तो कंकरेंट लिस्ट की बात करें, जहाँ पे स्टेट एंड सेंटर यूनियन दोनों इंटरफेरेंस कर सकते हैं, स्टेट की नियरली 100 लॉज थी एंड सेंटर की 40+ लॉज थी, दोनों मिलके लगभग 140 लॉज बनते थे लेबर लॉ के कंसर्न में, लेबर लॉ के एम्बिट में। लेकिन अब क्या हुआ, जो नए कोडिफिकेशन हुआ लेबर लॉज का, तो उसको कंडेंस कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज कर दिया गया? देखिए हर चीज़ों की सिंप्लीफिकेशन होनी जरूरी है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मर्ज कर दिया गया। अगर किसी भी चीज़ को आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो इफेक्टिवनेस उसकी बहुत ज़्यादा मेनी फोल्ड बढ़ जाती है, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग की बात कर लें तो टोटल 29 लेबर लॉज थे, उनको मर्ज करके 4 लेबर लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करें लेबर लॉज इन इंडिया की, इन टर्म्स ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इससे क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो उनसे जो थ्योरीज रिलेटेड हैं एंड उनसे जो लॉज रिलेटेड हैं उनको देखना पड़ेगा। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा देख लेना होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है उसको थोड़ा समझ लेना होगा। देखिए मैं आपको अभी भी मेंशन कर रहा हूँ, जब भी हम ये पढ़ेंगे मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर होना चाहिए कि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। हमें इसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं करनी है, हमें इसकी एमसीक्यू व्यू से पढ़नी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिमाग में रखना है, चीज़ों को याद करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो लेबर लॉज इन इंडिया की बात करें एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो हम लोग कॉन्सोलिडेशन ऑफ लॉज को देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखेंगे, उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ को हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद इंडस्ट्रियल रिलेशन। यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड आवर मेन मोटो इज टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी टॉपिक। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि आसान करना चीज़ों को, बहुत टफ करके नहीं बताना, 15 वीडियोज़ में नहीं पढ़ाना,
कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायर कंपोनेंट होती है किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट होते हैं वर्कर्स जो काम करते हैं, फिर होती है मैनेजमेंट जो उनको मैनेज करती हैं, फिर होती है गवर्नमेंट। ठीक है, इन तीनों के बीच में अगर हम कोई एग्जिस्टिंग रिलेशंस को देखें तो एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन को आप इस तरीके से लेमैन लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो बेसिकली 2 कोर फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं कैपिटलिस्ट, एक हो गए लेबर्स। कैपिटलिस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे उनके अम्ब्रेला के अंदर? शेयर होल्डर्स आएंगे, फिर जीएम आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, सीईओ आएंगे एंड डिफरेंट शेयर होल्डर्स आएंगे। अगर हम बात करें लेबर्स की तो ये कैपिटलिस्ट, लेट मी डिफाइन यू वन थिंग, कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स, इन दोनों के बीच में जो कोएग्जिस्टिंग इकोसिस्टम बनेगा ना, इकोटोन बनेगा ना, उसी के बीच को कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन। वेरी सिंपल, वेरी प्लेन लैंग्वेज, नो नीड टू गो इन ससी थरूर वे। चलिए, अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की तो किस किस के रिलेशंस के बीच में बात करेंगे? तो हमारी बात होगी ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ठीक है, जैसे फिक्की हो गया। फिर गवर्नमेंट की बात करेंगे, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे। ये हमारी बेसिक आइडियोलॉजी होगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें टॉपिक्स होंगी जो एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट, उसको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। पहला एक प्रोसेस होता है बाईपैराटाइट प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें बाईपैराटाइट इस प्रोसेस की तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। यहाँ पे मैनेजमेंट बात करेगी लेबर से, लेबर कोडिफाई करेगी मैनेजमेंट से, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा किसी थर्ड पार्टी का। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक है आपको ट्राइपैराटाइट प्रोसेस, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा मैनेजमेंट, लेबर एंड गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे इनका जो रोल होगा वो सोशल जस्टिफिकेशन की तरफ होगा। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे बिहेव करेगी एज ए रेगुलेटरी बॉडी या फिर एक स्टेट की तरह। सिंपल एमसीक्यू के पर्पज से बाईपैराटाइट प्रोसेस एंड ट्राइपैराटाइट प्रोसेस इज अ 5-star टॉपिक, यू शुड नॉट स्किप दिस। लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाट आर द अप्रोचेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन? अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या अप्रोचेज हो सकते हैं जिससे हम लोग इसको फर्दर मूव कर सकें? तो एक होता है आपको यूनिटरी अप्रोच, दूसरा होता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, थर्ड होता है मार्क्सिस्ट अप्रोच, फोर्थ होता है प्लूरलिस्टिक अप्रोच एंड फिफ्थ होता है सिस्टम अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे, PYQ मैंने एक क्वेश्चन एक 2021 का क्वेश्चन करा रखा है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच को कहते हैं यूनिटरी अप्रोच। अगर हम लोग बात करें यूनिटरी अप्रोच के केस में, वर्कर्स जो होंगे एंड मैनेजमेंट जो होगा उसको एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव किया जाता है। मतलब वर्कर्स कहते हैं कि हम मैनेजमेंट के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे एक तरीके से हार्मोनियस सिस्टम होता है, यहाँ पे इश्यूज़ ना के बराबर होता है, इश्यूज़ होता ही नहीं आपस में। तो आप समझ सकते हो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जहाँ पे एक तरीके से मैं अगर वर्कर्स को छोटी मछली मान लूँ और मैनेजमेंट को मगरमच्छ मान लो, क्रोकोडाइल मान लो, ठीक है, तो आप खुद सोचो, जहाँ क्रोकोडाइल और मछली कह रही है कि क्रोकोडाइल के साथ हम आराम से रह रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सोशल जस्टिस दिलाना आपको एक ना एक रेगुलेटरी बॉडी पास में होनी चाहिए। लेकिन यूनिटरी अप्रोच की बात करें, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एक अपने आप को बताती है कि वो एक सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट इज़ द कीवर्ड हियर। उसके बाद ये जो सिस्टम होता है यूनिटरी अप्रोच, वो इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनियस सिस्टम होता है। साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा पैटर्नलिस्टिक अप्रोच रखता है। यहाँ पे मतलब क्या है, मैनेजमेंट हाँ हम सब देख लेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वर्कर्स चुपचाप अपनी काम करते हैं, एक तरीके से फोर्स्ड काम कर रहे हैं, हल्का सा प्रेशर रहता है उन पर, वो कुछ चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेड यूनियन यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, अननेसेसरी है यहाँ पे। जब सिंपल सी बात है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर ऑन ए सेम पॉइंट, आर ऑन ए सेम डाइस, तो फिर क्या ज़रूरत है उनको किसी भी ट्रेड यूनियन की? ठीक है, और यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो परसिव्ड होते हैं। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होंगे उनको परसीव किया जाता है कि वो डिसरप्टिव कन्फ्लिक्ट होंगे जो कि काम को बिगाड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये माना था कि ना के बराबर कन्फ्लिक्ट होता है। आप खुद बताओ, ऐसा हो सकता है? कहीं एक मैनेजमेंट है वो मिलियन में अर्न कर रही है और कहीं पे एक लेबर को वो 50 रुपीज़ पर डे दे रही है,
तो अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं सोशल इंजस्टिस बहुत बड़ा वाला हो रहा है ना, देयर इज़ अ वाइडर गैप बिटवीन देम। तो आपको इन चीज़ों को समझ, अगर मानिए इनके पास कोई इशूज़ आती है तो वो कहने जाते हैं तो उनको दबा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माना जाता है, मैं भी बात कर रहा हूँ यूनिटरी अप्रोच की, तो यहाँ माना जाता है कि पार्टिसिपेशन जो होता है गवर्नमेंट का या फिर किसी ट्रिब्यूनल का, किसी बेंच का, वो ज़रूरत नहीं होता है उनका। यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म की बात कर लें, इसको दूर रखा जाता है। इसीलिए इस जो सिस्टम है यूनिटरी अप्रोच, इसको माना जाता है कि ये मैनिपुलेटिव है एंड एक्सप्लॉइटेटिव है। ऑब्वियसली बात है, क्या इतना आइडियल सिस्टम हो सकता है कि कहीं के लेबर्स मैनेजमेंट के साथ खुश है, अंडर पेड लेबर्स कभी खुश नहीं होंगे, ओवर वर्क लेबर, ओवर टायर्ड वर्क लेबर कभी खुश नहीं होंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि आपको कहना है कि वी आर एज ए वर्कर, एज ए मैनेजमेंट, वी आर वर्किंग टुगेदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यूनिटरी अप्रोच पे इतना ही था। अब मूव करते हैं अगर हम लोग अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में सेकंड अप्रोच है आपको प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ तो एक चीज़ श्योर है भाई, कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, कन्फ्लिक्शन होगा, आपस में झगड़े होंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को परसीव किया जाता है पावरफुल एंड डाइवर्जेंट सब ग्रुप मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस। यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस होंगे वो डाइवर्जेंट होंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए एक्स एक पॉइंट है, यहाँ पे सारे लोग कन्वर्ज कर जा रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग कन्वर्ज कर जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, सारे लोग एग्री कर जा रहे हैं कि वी नीड टू मूव फ्रॉम एनी पॉइंट, लेट्स से स्पेसिफिकली वाई टू एक्स, तो ये कन्वर्जेंट पॉइंट हो गए। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और अगर सारे लोग, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इससे दूर जा रहे हैं, कुछ लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंट पॉइंट हो जा रहे हैं, वो डाइवर्ज कर जा रहे हैं उस पॉइंट से। इसका कहने का कि मेरा ये मतलब हो रहा है कि क्या हर लोग जरूरी है क्या उसी पॉइंट पे एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है वो कन्फ्लिक्ट माना जाता है कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन को परसीव किया जाता है कि वो पावरफुल होंगे एज वेल एज डाइवर्जेंट होंगे, डाइवर्जेंट फैक्टर होगा। यहाँ पे सब ग्रुप मैनेजमेंट फॉर्म होगा और ट्रेड यूनियंस की बात होगी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जो होगा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो जो होगा उसको देखा जाता है रैशनल वे की तरह कि हाँ ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना भी इंडस्ट्रीज़ में, इस्टेब्लिशमेंट में अच्छी बात है एंड इनविटेबल है, मतलब इसको आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट होगा मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को एज ए डायरेक्शनल में सोचा जाएगा और उसको ये माना जाएगा कि इनविटेबल है। सोशल बार्गेनिंग, कॉन्सिलेशन होगा। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हेल्दी माना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्नॉलेज किया जाता है कि ये सोशल बार्गेनिंग, कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन है। दो टर्म आपको मैंने बताया, एक कॉन्सिलिएशन, एक आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन, अगर हम लोग बात करें कॉन्सिलिएशन की या आर्बिट्रेशन की, तो देखिए बेसिक चीज़ें मैं समझा देता हूँ आपको। कॉन्सिलिएशन की जब बात करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए ये लेबर फोर्स 1 है, लेबर फोर्स 2 है, वर्कर ग्रुप 1, WG1, WG2, इन दोनों के बीच में अगर आपसी सुलह हो गया ना, अगर इन दोनों के बीच में एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि चलो अगर कोई इशू हो रहा है तो आपस में क्या होगा, सुलह हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, कॉन्सिलिएशन की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई एक तरीके से कोई लीगल बॉडी आपके साथ नहीं आएगी, ठीक है। लीगल बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसी तरीके से आर्बिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे मान लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, या तो ये वर्कर हो सकते हैं, या वर्कर एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, या एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में एक बॉडी आएगी, समझ लीजिए स्टेट आएगी, जो कि डिसीजन लेगा। एक बात याद रखिए, कॉन्सिलिएशंस में जो ग्रुप्स होते हैं वो पीछे हट सकते हैं, बाद में बोल देंगे नहीं मुझे समझ नहीं आया, मैं इस पर हामी नहीं भरता हूँ। लेकिन आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन फाइनल हो जाएगा उसको आपको मानना पड़ेगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आप सुनिए, तो जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लूरलिस्टिक अप्रोच की, पर्सपेक्टिव की, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो डिज़ायरेबल होते हैं। यहाँ पे एक तरीके से पैटर्नलिस्टिक अप्रोच नहीं होता है, मतलब जो एम्प्लॉयर्स बोल दें वही मानेंगे, ये नहीं होता है, ठीक है। एंड डज नॉट एक्सपेक्ट द लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय लॉयल हों, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। रोल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत कम होता है कि वो कोई इन्फोर्स करेंगे, कि कोई कंट्रोलिंग मेजर को लाया जाएगा, कोई पर्सुएशन मेजर को लाया जाएगा, कोई कोऑर्डिनेशन मेजर को लाया जाएगा अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा हो गया प्लूरलिस्टिक अप्रोच। अब हम लोग मूव करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच, मोस्ट रिटन अप्रोच। एक तरीके से सबसे ज़्यादा लिखा गया अप्रोच है ये, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया अप्रोच है ये, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग कि मोस्ट पावरफुल नेशंस को फॉलो भी करते हैं। देखिए मार्क्सिस्ट अप्रोच की तरह एक स्टेटमेंट को वो लोग बिलीव करते हैं
कि या तो पूरी की पूरी जो सोसाइटी होगी वो दो भाग में बटी होगी। एक के पास होगा कुछ चीज़ें जो उनके पास है, उसको कहेंगे हैव, ठीक है। एक के पास जिनके पास नहीं होगा उसको कहेंगे हैव नॉट। और ये चीज़ हमेशा माना जाएगा 100% ऑफ द टाइम कि जिनके पास है दैट इज़ इफ़ दे हैव एनीथिंग, एंड जिनके पास नहीं है इफ़ दे हैव नॉट एनीथिंग, तो हमेशा हैव वाले जो है ना वो हैव नॉट को एक्सप्लॉइट करेंगे हमेशा। ये उनका पर्सपेक्टिव है 100%, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है उनको लेबर क्लास कहा गया, माना गया, जिनके पास है उनको कैपिटलिस्टिक क्लास माना गया। और ये चीज़ प्रीज्यूम कर लिया गया आइडियली कि जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, और हमेशा वो नहीं है के पास एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो बेसिक की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, सेंट्रल होगा कॉन्फ्लिक्ट, ये तो होना तय है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव है। देखिए इनका ये जो मानना है ये गलत भी नहीं है, बहुत जगह ऐसा होता है, ठीक है। 95% ऑफ केसेस तो आप ये समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट अप्रोच होगा उस जो क्लास होगा उसमें एक क्लास स्ट्रगल को हमेशा देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस थ्योरी में एक वीकनेस आ गई। क्यों आ गई वीकनेस भाई? क्योंकि ये अप्रोच काफ़ी नैरो है। जैसे इसकी लूप होल क्या हो जाएगी? क्या ज़रूरी है कि जिसके पास हमेशा रहा है वो हमेशा एक्सप्लॉइट ही करेंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, ठीक है। जैसे JRD टाटा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें तो इनका जो व्यूज़ है ना मार्क्सिस्ट अप्रोच का, उनका व्यू जो बिलीफ है प्लूरलिस्टिक का, वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट व्यू में है। व्यू इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द बिलीफ ऑफ द प्लूरलिस्टिक। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिंग, इनका मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है कैपिटलिस्ट को, ठीक है। अब देखिए लास्ट अप्रोच देख लेते हैं हम लोग, सिस्टम अप्रोच। यह बेसिकली आपको यहाँ से एक नेम याद रखना है, डनलॉप, ठीक है। ये थ्योरी इनके द्वारा ही दिया गया था। यहाँ पे बेसिकली अरेंजमेंट किया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिस्टम की तरह, मतलब एक कंप्लीट इकोसिस्टम माना गया, एक सिस्टम माना गया, ठीक है। दिया किनके के द्वारा गया? डनलॉप के द्वारा दिया गया, और ये नाम आपको याद रखना है। अब देखिए डनलॉप जो मॉडल है उसमें 3 बेसिक यूनिक फैक्टर्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। अगर अब हम लोग बात करें डनलॉप मॉडल की तो बेसिकली ये कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होती हैं आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक होते हैं पार्टिसिपेंट्स, एक होता है आउटपुट। जैसे मान लीजिए ये 3 ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया पार्टिसिपेंट्स जो पार्ट ले रहे हैं, जैसे वर्कर्स, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। फिर हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तीसरा हो गया आउटपुट, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कोई बजटरी रिस्ट्रेन लग गया। मान लीजिए कोई कंपनी थी जहाँ पे डेली 500 शूज़ मैन्युफैक्चर होते हैं। सरकार, गवर्नमेंट ने बजट में कुछ पास किया जिससे ये रूल बनाया गया, चलो शूज़ जो बन रहे हैं उससे लेदर काफ़ी यूज़ हो रहा है, लेदर मतलब एनुअल क्रुएल्टी बढ़ रही है, तो हम लोग एक काम करें इसको ड्रॉप डाउन करके 200 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट लगा, बजटरी कंस्ट्रेन आया, बजटरी रिस्ट्रेन आया, उसकी वजह से कंपनी के अंदर चेंज आया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ लोग काम कर रहे थे, मान लीजिए कि उसी शू कंपनी में शू रैक्स बनाने थे, या शू रैक को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे रखना था। एक शू रैक को रखने के लिए मान लीजिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। फिर आया एक आपके पास स्क्रू क्रेन आ गया, स्निपल क्रेन आ गया, या फिर स्पिंडल क्रेन आ गया, जिससे सीधे से आराम से एक आदमी जाता है, क्रेन पे बैठता है, उसको उठाता है और एक कोने से कोने पे रख देता है। तो 3 लोगों की तो जॉब चली गई। तो टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जैसे ChatGPT पे बहस चल रहा है अभी, ठीक है। अब किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी आउटपुट हो रहा है, जो भी रूल्स बन रहे हैं ना वर्क प्लेस पे, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्टेड है। ये 3 यूनिक फैक्टर है डनलॉप के मॉडल का। एकदम आराम से इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। बेसिक इसका फोकस क्या होता है? बेसिक अगर हम लोग इसके फोकस की बात करें तो बेसिकली इन्हांस करेगा लेवल ऑफ इफ़िशियंसी को, वर्कर्स के मोरल को बढ़ाएगा, जॉब्स में सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है, ठीक है, जॉब्स में सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देन लेट्स से कि अगर मेरे अंदर में कुछ टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। डे 1 को मैं गया, मेरे घर में कुछ इशू हुआ है, मैं जा करके उन पर बरस गया। अब बताओ उनकी इफिशियंसी क्या रहेगी? डिग्रेड होगी, डाउनफॉल करेगी, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब हैप्पी मोमेंट नहीं होगा उनके पास, उनकी इफिशियंसी डाउन होगी, मोरल कम होगा,
जॉब सेटिस्फेक्शन उनके पास नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी दिन में मैं बहुत खुश हूँ, मैं जाकर उनसे बोल रहा हूँ कि यार आज अगर 2 मीटर आप कम भी इंस्टॉल करते हो ना किसी ग्रिड पे जाके, किसी फैमिली किसी सेक्टर में जाके, तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में मैनेज कर लेना। ठीक है, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बोलेंगे नहीं सर ने कहा है कि 2 कम भी लगा दो, चलो इस बार 2 ज़्यादा लगा के सर को दिखाते हैं कि हम ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं। इफिशियंसी बढ़ गई, वर्कर्स के मोरल अच्छे हो गए, जॉब्स में उनकी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो घर जा रहे हैं खुशी खुशी। तो ये चीज़ें हैं। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो होता है वो बेसिक इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है कि इनडायरेक्टली हमें कैसे इफिशियंसी बढ़ाना है, वर्कर्स के मोरल को बढ़ाना है, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, इन्फोर्स करना है प्रॉपर कंट्रोल ओवर द वर्क एनवायरनमेंट बाय फॉर्मिंग स्मॉलर ग्रुप्स। अब एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक काम दे रहे हैं जिसमें एक पर्सन है, एक वर्कर है, वो खुद अकेले करना है उसको। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके की वॉल है, उसको गिराना है, वो अकेले काम कर रहा है, और ऐसे 6 वॉल हैं और हम लोगों ने एक 3 अलग अलग आदमी को लगा दिया है। ठीक है, ये हुआ हमारा सिंगल ग्रुप। अब हम लोगों ने क्या किया, एक अप्रोच लाया जहाँ पे स्मॉलर ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम बोलते काम करो, तुम तीनों एक जगह आ जाओ, तीनों मिलके इस वॉल को पहले गिराओ। तो वो तीनों जब आप आपस में मिलकर उस वॉल पे काम करेंगे तो एक देखिए कितना अच्छा माहौल हो जाएगा कि एटलीस्ट उनको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, स्मॉलर ग्रुप्स बनेगा। हो सकता है वो थोड़ी बातचीत करके अपने आप को ईजी फील करवाएं, क्योंकि मैनुअल वर्क है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम बर्डनलेस हो गया, प्रेशरलेस हो गया, फ्रस्ट्रेशनलेस हो गया, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये अप्रोच जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर ग्रुप्स को फॉर्म करके ईजिली अचीव किया जा सकता है। गांधीयन अप्रोच इसमें लगता है जो कि ट्रस्टशिप पे काम करता है। ये चीज़ याद रखिए, गांधीयन अप्रोच ट्रस्टशिप पे काम करता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करती है लेबर लॉज में। ठीक है, किस तरीके से फंडामेंटल राइट के थ्रू, डीपीएसपी के थ्रू लेबर लॉज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मदद करती है। तो हम लोग बात करें लेबर रिफॉर्म्स की, तो लोकसभा ने 22 सितंबर 2020 को पास किया 3 नए लेबर बिल। कौन कौन से थे वो बिल? द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल, जिसको OSHWC बिल भी कहते हैं 2020। तो देखिए ये तीनों बिल को 2020 में पास किया गया, मतलब लाया गया। कौन कौन सा? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। अब देखिए आपको ये नाम तो याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा था, 29 को कन्वर्ट करके 4 बिल में कर दिया गया, वही ये चारों हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। जो सबसे पहले आई थी 2019 में वो थी आपको वेज कोड बिल। तो पहले ये आया, फिर बाकी वो तीनों आया, टोटल मिला के 4 हो गए। अगर हम लोग बात करें 2002 की, तो टोटल 100 स्टेट्स एंड 40 सेंट्रल लॉज थे जो रेगुलेट कर रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर लॉज। उसको ही मिक्स करके मर्ज करके 4 लेबर लॉज में कंसोलिडेट कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यही हमें पढ़ना है कंप्लीट लेबर लॉज में। अब देखिए पहले क्वेश्चंस पूछता था पुराने वाले पे, अब जो है जब 2021 के बाद से क्यों पूछेंगे, जब वो रिफॉर्म कर लिए। एक बार आप हल्की सी नज़र से देख सकते हो पुराने वाले भी, लेकिन हम लोग पूरी फंक्शन करेंगे न्यू वाले लेबर लॉज पे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेबर लॉज। बेसिकली लेबर लॉ की बात करें तो ये बॉडीज़ ऑफ लॉ हैं जो कि लॉज को फ्रेम करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन केस की बात करें तो हमारा लेबर लॉज से क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा, वर्क प्लेस हेल्दी एंड सेफ्टी होगा, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बात होगी हॉलीडेज़ की, लीव की, वर्किंग आवर्स की, मिनिमम वेज की, ले ऑफ प्रोसेस की। ऐसे नहीं कोई भी आया कैसे भी हटा दिया। ठीक है, छुट्टी मांग रहे हो तो घर पे किसी को हेल्थ इशू है तो भी फिर भी आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। लीव, वर्किंग आवर्स 8 घंटे की जगह 14 घंटे काम करा रहे हैं, पैसे 200 देने थे तो 150 दे रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहते हैं ट्रिनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन है? तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पता होगा प्रियम्बल एक सोर्स है ऑथोरिटी का। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो ये बेसिकली एश्योर करता है सोशलिस्टिक पैटर्न हमारे सोसाइटी में। ठीक है, प्रियम्बल की बात कर लेते हैं बेसिकली। अब प्रियम्बल को मैं एग्जैक्टली रीड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आप अगर एक्टिव हो कमेंट सेक्शन में तो मुझे बताओ कौन से ऐसी 3 टर्म है उसको जिसको ऐड किया गया है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। बेसिकली जो प्रियम्बल है वो स्टेट करता है कि वो सिक्योर करेगा सारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। किस चीज़ का? थॉट्स का, एक्सप्रेशंस, बिलीफ्स, फेथ्स एंड वर्शिप्स। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बेसिक सा आइडियोलॉजी है ये। अब देखिए, अगर हम लोग प्रेम्बल की बात करें तो ये बेसिकली ये बेडरॉक प्रोवाइड करता है, फ्रेमिंग ऑल द लेबर एंड सोशल लॉज। अगर हम लोग बात करें पार्ट 3, अब हम लोग फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट बेसिकली, फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड करता है बेडरॉक फॉर फ्रेमिंग ऑल लेबर एंड सोशल लॉज। ठीक है, बेसिकली कहाँ आता है ये? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 14 to 35। फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। फंडामेंटल राइट तो आपको पता होगा आर्टिकल 12 से 35 तक होता है, लेकिन हाँ, अभी हम लोग जितने भी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हम लोग इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली लेबर लॉज, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आर्टिकल 14 से 35 जो है फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 14 से 35 तक के बीच में आती है, कौन कौन सी आती है वो मैं बताऊंगा आपको। उसको कहा जाता है मैग्ना, टोटल बेसिक फंडामेंटल राइट को तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जो फंडामेंटल राइट लेबर लॉज से रिलेटेड है उनको मैग्ना कार्टा ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडिया कहते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इट्स आर्टिकल 23 to 24, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 and 30, द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 to 35, 32 इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉम्प्टेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें जो रिलेटेड हैं लेबर लॉज से, उसको देख लेते हैं। इस एग्जाम में आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फंडामेंटल राइट्स जो रिलेटेड हैं लेबर लॉज से, कौन कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 14, 19, 21, 23 एंड 24 पार्ट 3 में आती है, ये फॉलो करती है, सबको पता है। इसी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो वो कौन कौन सी है? 39 कैपिटल ए, 41, 42, 43, 43 कैपिटल ए। मैं कैपिटल क्यों बोल रहा हूँ, ए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसकी वजह है, अगर मानिए यहीं पे लिखा रहता 39 स्मॉल ए और अगर ये रहता 39 कैपिटल ए, दोनों में फ़र्क क्या है? इसको ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, समझिएगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हम फंडामेंटल राइट बात करें जो रिलेटेड है लेबर लॉज से, वो है आर्टिकल 14, ये आपको याद रहनी चाहिए। आर्टिकल 19, 21, 23, 24 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्टिकल 39 ए, 41, 42, 43 एंड 43 क्लॉज ए, ये DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडिया। दिस इज VVI फॉर EPFO एग्जाम। मूविंग फर्दर, अब देखिए 7वें शेड्यूल की बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप समझिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिफरेंट लिस्ट में, कुछ स्टेट जिस पे यूनियन लॉज बना सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती हैं, कुछ ऐसी होती है जहाँ पे मिल बांट के काम करते हैं दोनों, कुछ रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं। एक बार देखते हैं यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है। यूनियन में आता है डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, करेंसी कॉइनेज। ठीक है, तो यहाँ इस पे जो भी यूनियन लिस्ट में जो आती हैं चीज़ें स्टेट्स, वो यूनियन लेजिस्लेचर उस पर लॉज बनाएगी। ठीक है, अब चलिए अगर बात करें स्टेट लिस्ट की तो उसमें एग्रीकल्चर, पुलिसिंग, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड एंड लीकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल्स, हस्बेंड्री एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछता हूँ आपको, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन अगर इनको रिमूव करना है तो कौन करते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो नॉर्मली जो भी स्टेट लिस्ट में आता है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर रूल बनाएगी, लॉज बनाएगी इस मैटर पे। इस तरीके से कंकरेंट लिस्ट होता है जैसे लेबर लॉज। अब देखिए यहाँ पे आपके काम की चीज़ आ गई, इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेबर लॉज ये आपको काम क्या आ गई, ये कंकरेंट लिस्ट में आती है। एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक द लॉज, दैट्स व्हाई इट्स इन कंकरेंट लिस्ट। कुछ रेसिड्यूरी पावर्स होती है जैसे साइबर लॉज, पहले साइबर की बातें नहीं थी तो अब न्यूली इंट्रोड्यूस चीज़ें हैं तो उसको डाल दो एक अलग से लिस्ट में। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल 14 के बारे में जानते हैं। बेसिकली हम लोग अब जो भी चीज़ें बात करेंगे उस पर हम लोग ये फोकस करेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको लेबर लॉ से लिंक करके पढ़ेंगे, कि हमें लेबर लॉ पे फोकस रखना है, इंडियन पॉलिटी पे नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ,
दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करें तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रू किया गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा, पॉलिटी में भी काफ़ी मदद करेगा आपको। इसी तरीके से आर्टिकल 14 जो है वो कमांड्स करता है स्टेट को कि ट्रीट कीजिए किसी भी पर्सन को इक्वली बिफोर द लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन क्या है, वो MS धोनी है, अंबानी है, या फिर हम आप जैसे लोग हैं। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C यह ग्रांट करता है किसी भी सिटीजन्स को राइट जो कि एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। C स्टैंड फॉर C स्टैंड फॉर कम्युनिस्ट, सो C विल डील विथ एसोसिएशन एंड यूनियंस। बस ये ट्रिक है, याद रखिएगा, अनऑफिशियल ट्रिक। ठीक है। अब चलिए अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 21 की, तो इट प्रॉमिसेस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इफ़ यू विल टॉक अबाउट आर्टिकल 23, ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट, ये डायरेक्टली लेबर लॉ से कनेक्टेड है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स करती है फोर्स्ड लेबर को एंड ट्रैफिकिंग के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, या प्रोहिबिट करती है फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए। आर्टिकल 24 की बात करें तो ये प्रोहिबिट करती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम आयु के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट से प्रोहिबिट करती है। ठीक है। अब आर्टिकल 19 की बात कर ले तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे ऑल सिटीजन्स शुड हैव राइट, किस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। जैसे आज मैंने एक मेंस की आंसर राइटिंग क्वेश्चन डाली थी ना, उसमें मैंने बोला था ना आपको कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट हाँ ऐसा नहीं कि जिससे हमारे कंट्रीज़ के ऊपर डेंट पड़े। ठीक है। तो ये चीज़ों को जो लिमिटेशंस है उस पर ही बात हो रही थी आज। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ये लेबर लॉज में आता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे तमीज़ तरीके से जान लीजिएगा। ठीक है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन अ पार्ट ऑफ द कंट्री, और F जो है वो ओमिटेड है, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज F जो था वो ओमिटेड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी राइट है जो कि अब लीगल राइट में बन चुका है अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज A। ठीक है। ये लीगल राइट हो गई है अब। ठीक है। अब आप बात कर ले हम लोग आर्टिकल 19G की, तो देखिए अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो C एंड G ये रिलेटेड है आपको लेबर लॉज से, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। C टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, और G जो है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। अब चलते हैं आर्टिकल 21 पे, मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये जो वर्ड है ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ठीक है। आर्टिकल 22 बेसिकली जो राइट्स होते हैं, राइट्स टू शेल्टर, राइट्स टू फूड, राइट्स टू प्राइवेसी, राइट्स टू लाइवलीहुड, दिस बिलोंग्स टू लेबर लॉ। ठीक है। हमें लेबर लॉ ओरिएंटेड आर्टिकल्स पे फोकस ज़्यादा करना है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। राइट्स टू मेडिकल केयर, राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट्स टू लाइवलीहुड की बात करें तो पहले ये इम्प्लाइड राइट्स या फिर सब्सटेंसिव राइट के एम्बिट में आता था। अगर हम लोग बात करें राइट्स टू एजुकेशन की तो ये प्रीवियसली DPSP में था, फिर बाद में इम्प्लाइड राइट्स इन फंडामेंटल राइट्स में ऐड हुआ, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फिर से फंडामेंटल राइट्स में डाला गया आर्टिकल 21 सब क्लॉज A में। ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 स्टैंड्स फॉर अ पर्सन शुड नॉट बी फोर्स्ड फॉर वर्क विथ लेस मनी, दैट इज नो फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 तो ये भी लेबर लॉज के अंदर ही आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का, तो बेसिकली ट्रैफिक इनह्यूमन एंड बेगर पनिशेबल इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। ठीक है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 23 क्लॉज 2 की, तो स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड क्लास। देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्शन ड्यूटी आती है, तो बहुत सारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे या फिर शहरी क्षेत्र में भी, जहां स्कूल के टीचर को लगाया जाता है वोटिंग पोल बूथ पे। तो ये क्या है, स्टेट ने इम्पोज किया कुछ कंपलसरी सर्विसेज पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तो इसको फोर्स नहीं कहा सकता, लेकिन हाँ इम्पोजिशन है। ठीक है। अब मूव करते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज की बात करता है। एवरी चिल्ड्रेन, जो भी चिल्ड्रेन है उनके पास राइट है गुड हेल्थ का, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर,
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशियस फूड का। तो बेसिकली आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है कि कोई भी चिल्ड्रन जो 14 ईयर्स से कम के हैं, 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनको फैक्ट्रीज वर्क के लिए प्रोहिबिट किया जाए, या फिर माइंस या फिर हजार्डस एनवायरनमेंट या हजार्डस फैक्ट्रीज की में काम ना करें। फैक्ट्री एक्ट 1948 देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि 14 साल से कम है किसी भी फैक्ट्री में। प्री एडल्ट एज की बात कर लें तो ये एक एडिशन है एक्स्ट्रा। प्री एडल्ट एज की बात करें 15 से 18, इसको टीन भी कह सकते हो आप, तो बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, तो इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो आप फैक्ट्री में। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन, कब और कैसे इनको एम्प्लॉयड करना है, किस तरीके से, किस कंडीशन में। अब देखिए फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 में आया, उसके बाद फिर अब टीन्स पे भी आ जाएगा नेक्स्ट जो लॉ आएगा। जैसे माइंस एक्ट 1952 की बात कर लेते हैं, यह प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का जो कि 18 ईयर से कम के हैं। यहाँ पे 15 से 18 भी इंक्लूड हो गए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एक्ट आई उसमें क्या हुआ, 15 से 18 को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो 18 ईयर से जो कम बच्चे हैं, कम के बच्चे हैं, उनको माइंस में प्रोहिबिट किया गया, माइंस के केस में, ठीक है ना। उसके बाद फिर से एक और नया कंडीशन बना जुवेनाइल जस्टिस का, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है कि किसी भी बच्चे को आप बॉन्डेज के फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट के रूप के तौर पे रखें। तो देर इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस इफ़ यू कीप अ चिल्ड्रन, इफ़ यू कीप अ चाइल्ड इन अ बॉन्डेज फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखते हैं। इसके तहत हम लोग जो लेबर लॉज की कॉन्टेक्स्ट होंगे उसको पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाला है। तो देखिए डीपीएसपी इन टर्म्स ऑफ द लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, आर्टिकल 39 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट शैल सिक्योर टू इट्स सिटीजन इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड की बात हो रही है, स्टेट सिक्योर करेगा अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर हम लोग बात करें जेंडर गैप्स इन वेजेज, जैसे मान लो महिलाएं काम कर रही हैं या फिर पुरुष काम कर रहे हैं, तो पुरुष को ज़्यादा वेजेस मिल रहा है, महिलाओं को कम वेजेस मिल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर गैप में जो वेजेस में है, जैसे केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, एबॉलिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्क विथ लेस मनी, ये सब नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे वैसे आर्टिकल्स जो रिलेटेड हैं लेबर लॉज से, किस किस में, तो आर्टिकल 39 बेसिकली जो है ना वो लेबर लॉ से रिलेटेड, लेकिन उसमें भी आर्टिकल 39 A to F है, उसमें कौन कौन से जो लेबर लॉ से रिलेटेड है उनको ही हम लोग देखने वाले हैं। तो 39A की बात कर लें, दैट द सिटीजन्स मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड की बात हो रही है आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए में। 39B की बात कर लें, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड्स। मतलब जो भी कंट्रोल होगा मटेरियल रिसोर्सेज पे कम्युनिटी की, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वो बेसिक जो कॉमन गुड्स होंगे वो सब तक जाएंगे। अगर आर्टिकल 39 क्लॉज C की बात कर लें, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात होती है वो नहीं होना चाहिए, एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, डेट्रीमेंट। तो ये एक तरीके से सोशलिस्ट पैटर्न है, ठीक है। आर्टिकल 39D की बात करें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, जैसा जितने देर अगर मेन काम करेंगे या वुमेन काम करेंगी दोनों को इक्वल पेमेंट होगा। आर्टिकल 39E की बात कर लेते हैं, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की हेल्थ की बात करता है E, ठीक है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, E स्टैंड फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी कब आती है, जब हेल्थ पे इशू आता है। तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स की बात करेंगे, मेन एंड वुमेन की। एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी। अब जैसे उनको कुछ इकोनॉमिकल नीड है, इसके लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 39F कहता है, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। चाइल्डहुड एंड यूथ जो होगा वो प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट जो बेसिक नीड होता है उनका, जो बेसिक काम कराया जाता है उसके अगेंस्ट में। आर्टिकल 39A देखिए कैपिटल ए है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया 1982 में। जहाँ पे स्मॉल ए होगा वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था, लेकिन कैपिटल ए को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 39 सब क्लॉज कैपिटल ए है, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस मिलेगा, यह 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया। आर्टिकल 41 की बात कर ले, 1949 में ऐड किया गया, राइट टू वर्क, टू एडुकेट एंड to public assistance, government should give money support to disease, handicapped and unemployed people। जैसे
ओल्ड एज हो गए, सिकनेस हो गया इस केस में, तो इसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। मतलब वैसी सिक्योरिटी तब प्रोवाइड की जाएगी जब जो इंसान है, जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कैपेबल नहीं हैं अभी वो काम करने के। जैसे एक स्कीम मैं बताता हूँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, MG नरेगा। पहले यही स्कीम जो था वो नरेगा की तरह जाना गया था, NREGA, ठीक है। फिर इसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम। तो ये आपको 100 डेज़ की अनस्किल्ड वर्क इन अ ईयर की गारंटी लेता है। अगर ये 100 डेज़ नहीं प्रोवाइड करा पाया बेसिक, तो फिर उसके लिए ये कंपनसेशन पे कर देगा। आर्टिकल 42 की बात कर ले तो बेसिकली ये प्रोविज़न है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन में, अगर जहाँ पे ह्यूमन कंडीशन होता है वर्क के लिए और कहीं पे मैटरनिटी रिलीफ की बात हो वहाँ पे ये बात करेगा। तो ये सब लेबर लॉज का है। आर्टिकल 43 यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग एक टर्म होगा लिविंग वेजेस, ठीक है ना, मतलब वैसा वेज जो मिनिमम वेज होगा, जहाँ पे कंडीशन इतना इंश्योर करेगा कि थोड़ा सा लाइफ उनके डिसेंसी की तरफ जाए एंड अपने लाइफ को वो एंजॉय कर पाए, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एक बैलेंस नेचर का हो, ठीक है। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स जैसे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोट के लिए भी कौन सी आर्टिकल 43 की बात हो रही है, तो स्टेट शैल एंडेवर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन द इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस ऑफ द रूरल एरियाज, इन द रूरल एरियाज। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो आर्टिकल 43 क्लॉज ए, यह नियरली आपको 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंदर है, क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर है। स्टेट को स्टेप्स लेना है किस चीज़ के लिए, सूटेबल लेजिस्लेशन टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। यह ऐड किया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एक बेसिक सा रूल है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 एंड 16 को ऐड कीजिए एंड 39D। क्या था 39D, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा देखते चलिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। 39D क्या था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो देखिए फंडामेंटल राइट फ्रॉम 14 टू 18, 14 एंड 16, 14 एंड 16, फिर 39D को ऐड कीजिए, इसको DPSP में जो आता है, फिर प्रियम्बल को ऐड कीजिए। ये टोटल कंबाइंड आपको फॉर्म करता है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क के कंसेप्ट को, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेज कोड बिल 2019 वाला, जो टोटल 4 बिल आए हैं, 4 लॉज आए हैं, उसमें से ये है पहला वेज कोड बिल। अब अगर हम लोग बात करें वेज कोड बिल 2019, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेबर रिफॉर्म्स बिल जो थे टोटल 40 सेंट्रल लॉज एंड 100 स्टेट लॉज को मर्ज करके टोटली 4 लॉज में मर्ज कर दिया गया था। तो वेज कोड लॉ था जो 2019 में आया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट था, फिर सोशल सिक्योरिटी था, फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर एक्ट था। वेज कोड एक्ट की बात करें 2019 में तो टोटल 4 वेजेस एक्ट था जो कि सब्ज्यूम्ड कर दिया गया इनटू, अब देखिए सिंगल में कौन कौन था 4। अब देखिए आप ये कहिएगा कि ये पहले जो 4 था ERA, MWA, PBA, PWA, क्या इसको याद रखना है, तो बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि कम से कम कहीं अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसको मर्ज करके वेज कोड एक्ट 2019 को लाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ERA द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, फिर सेकंड है MWA जिसको कहते हैं द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है। अब देखिए PBA द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, PWA द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यहाँ पे जब वेजेस एक्ट की बात होती है ना तो उन पे लागू होता है ये जिनकी सैलरी लेस देन एक बेसिक सैलरी, कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी के द्वारा मार्क की गई है उससे देखते हैं। मैं उसको एस बेस लिखता हूँ, एक बेसिक सैलरी जो स्ट्रक्चर दी जाएगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए, अब इस चारों को मर्ज करके एक सिंगल लाया गया वेज कोड एक्ट 2019। क्यों लाया गया, बेसिक आपको पता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं होनी चाहिए। किसी एक में कि अगर मान लीजिए सैलरी पे कुछ और डिस्कशन है तो दूसरे पे कुछ और होगी, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होगी। यूनिफॉर्म सबसे बड़ा जो इशू था ना कि वेज के डिफिनेशन को यूनिफॉर्म करना था हमें, ठीक है। तो वेजेज के डिफिनेशन को यूनिफॉर्म करने के लिए इसको लाया गया सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन के लिए। अब देखिए वेजेज को कैसे डिफाइन किया गया, तो वेजेज इंक्लूड करता है बेसिक पे के बाद HRA। अब देखिए टोटल क्या होता है, पहले क्या होता था, बेसिक पे, HRA, फिर DA डियरनेस अलाउंस, फिर रिटेनिंग अलाउंस।
अब देखिए बेसिक पे को इंक्लूड किया गया है वेजेज में, HRA जिसको हाउसिंग अलाउंस कहते हैं उसको एक्सक्लूसिव रखा गया है, हटा के रखा गया, अलग से रखा गया है। इसको आप सैलरी में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो अगर कोई भी एक इंडिपेंडेंट कोई एक वर्कर है जिसको मान लीजिए 50K पर मंथ दिया जा रहा है किसी भी एक इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, किसी भी एक इंडस्ट्री के द्वारा। अगर वो इंडस्ट्री मान लीजिए, अगर मानिए वो इंडस्ट्री 20K अगर उनको देती है, 20K अगर उसको सैलरी देती है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है, मतलब 20K जो एम्प्लॉय को दे रही है उसके लिए टैक्स नहीं लगता है। और HRA को एक्सक्लूज कर दिया गया, हटा दिया गया है वेजेस से। तो कंपनी दिमाग भी तो लगा सकती है क्या दिमाग लगी कंपनी कहेगी कि 20K ले लो आप सैलरी प्लस 30K हम आपको HRA में दे देते हैं, HRA की तरह दे देते हैं। गवर्नमेंट HRA में टैक्स नहीं लेती है तो हम लोग की टैक्स बच जाएगी और आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आया, उन्होंने क्या किया, अब एक्सक्लूसिव कौन कौन होता है, एक तो HRA एक्सक्लूसिव हो जाएगा, फिर यूटिलिटीज़ जो बिजली के खर्चे हो जाएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो हो गया। तो इसको आप वेजेस की तरह पे नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इस जो कंडीशन को मैंने आपको बताया कि हो सकती है इंडस्ट्री दिमाग लगाए, उसको HRA 30K दे देगी और सैलरी 20K दे देगी और गवर्नमेंट को स्लिप दिखा देगी मैंने 20,000 देता हूँ मैं इसको, इसके अकॉर्डिंग टैक्स अब देख लो भाई। तो उसके लिए क्वांटम वैल्यू को सेट किया गया कि आपकी जो एक्सक्लूसिव वेजेज होंगे ना, जो वेज में नहीं आते हैं, जो एक्सक्लूसिव पेमेंट आप कर रहे हो, उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50% होना चाहिए ऑल रेन्यूमरेशन के, टोटल वेजेज की से 50% कम होना चाहिए। मतलब मान लो अगर 40K अगर आप दे रहे हो वेजेज में तो ये सारा रेन्यूमरेशन 20K में हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक था जो मुझे समझाना जरूरी था। अब आगे मूव करते हैं। एक टर्म होता है फ्लोर वेजेस, इसके बारे में समझते हैं। फ्लोर वेज क्या होता है, या फिक्स किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड को अकाउंट में रख के वर्कर्स को दिया जाता है, वर्कर्स को देने की बात होती है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, बिफोर फिक्सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक एडवाइस ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। किसकी एडवाइस लेगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, एंड मे कंसल्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम फ्लोर वेज की बात करें तो एक बेसिक वेज होगा जो कि वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को और थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करेगा कि हाँ इतना जो मैं दे रहा हूँ मिनिमम वेज, फ्लोर वेज, तो क्या उससे उनकी लाइफस्टाइल ख़राब तो नहीं हो रही है, उनकी अच्छी इंप्रूवमेंट लाइफ हो रही है कि नहीं। अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि फ्लोर वेज की वैल्यू X रुपीज़ पर मंथ यही होनी चाहिए, इस पर डे, मान लीजिए पर डे मैं वेजेस की बात करता हूँ, ठीक है, पर डे। तो अब क्या होगा, मान लो किसी स्टेट में, मान लो कि मैं अपने बिहार की बात करता हूँ, यूपी की बात कर लो, तो मान लो वहाँ पे 230 रुपये पर डे मिलता था किसी भी वर्कर को, ठीक है। तो ये हो गया उसके मिनिमम वेजेस। अब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फ्लोर वेजेस को जो कि एक बेसिक लिमिट है, जो कि किसी की लिविंग स्टैंडर्ड को वर्कर को ठीक करने के लिए लाया गया है। बेसिकली ये लाया गया है आपको एडवाइस में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस से और स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करके। तो समझिए अगर मान लीजिए 230 रुपये पहले से था यूपी गवर्नमेंट का मान लीजिए, और फ्लोर वेजेस को लाया गया 220 रुपया, तो स्टेट सोचेगा अरे ये तो 220 ही बता रहे हैं, मैं तो 230 देता हूँ, तुरंत से कम कर दो, तो 220 कर देते हैं हम। लेकिन एक चीज़ समझिए, इस कंडीशन में एक चीज़ ऐड किया गया कि जो फ्लोर वेजेस आएगा, गवर्नमेंट अगर उसको पे कर रही है 230 तो वो नीचे शिफ्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और क्या है, एक चीज़ और है, जो मिनिमम वेज होगा ना वो हमेशा ज़्यादा या बराबर होना चाहिए फ्लोर वेजेस के। फ्लोर वेज सेट किया था सेंट्रल के द्वारा, मिनिमम वेज सेट किया था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाता है 5 साल या उससे पहले। अब अगर हम लोग रिवाइजिंग की कंडीशन देखें, स्किल ऑफ वर्कर एंड डिफिकल्टी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग इसको रिवाइज किया जाएगा। टाइम एंड नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस, उसके अकॉर्डिंग भी इसको मॉडिफाई किया जाता है। अब एक चीज़ और कंडीशन क्या है वेज के लिए, कि अगर मान लो आप ओवर टाइम करा रहे हो, 8 आवर की वर्क है, आप उसके बाद जैसे मान लो जो 1 घंटे में 1 आवर में आप 4 रुपये कमाते थे, कोई वर्कर 4 रुपये कमाता है, तो 8 घंटे काम करना किया वो तो 32 रुपये कमाया। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर वो 8 आवर के बाद 2 आवर एक्स्ट्रा कर लिया तो टोटल 10 आवर हो गया। तो 8 आवर तो उसको बेसिक पे मिला 32 रुपये, लेकिन जो 2 आवर किया ना वो उसको डबल मिलेगा। जैसे 1 आवर में कितना मिल रहा था, 4 रुपये उसके लग रहे थे, तो वही 1 आवर में उसको 8 रुपये मिलेंगे ओवर टाइम वाले, ठीक है। तो 16 रुपये वो एक्स्ट्रा कमा के जाएगा। समझ में आया, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा टाइम काम करवा रहे हो तो आपको जो पर आवर की जो वेजेज दे रहे हो आप, उसकी डबल आपको पे करनी पड़ेगी,
ठीक है। और एक चीज़ और है कि 8 आवर्स का जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होगा वो फिक्स होगा, आप ओवर टाइम के नाम पे 14 आवर 15 आवर्स नहीं करा सकते हो। अब हम लोग कंडीशंस देखते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस की कंडीशंस। तो कौन कौन सा कंडीशन है, तो 5 तरीका था पहले, ठीक है। कौन कौन, आप कॉइन्स में दे सकते हो पेमेंट, करेंसी नोट्स में दे सकते हो, चेक से दे सकते हो, क्रेडिटिंग या उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीन से दे सकते हो, ठीक है, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफ़र। अब देखिए, तो वेज पीरियड अब किस तरीके से काम करता है, आप डेली दे सकते हो, वीकली दे सकते हो, फोर्टनाइटली दे सकते हो, मंथली दे सकते हो। डिडक्शन कैसे कर सकते हो उनके वेजेज में, मैं वेज के बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो डिडक्शन किस तरीके से हो सकता है, तो या तो फाइन्स लगा सकते हो आप, या फिर वो ड्यूटी से एब्सेंट है तो उनके पैसे काट सकते हो। एकोमोडेशंस अगर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके लिए डिडक्शन कर सकते हो। एक टर्म आता है बोनस, बचपन से सुनते आ रहे हो गया। तो बोनस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, तो जो पहले की कंडीशन थी, सैलरी जो भी है वर्कर की वो लेस देन इक्वल्स टू बेसिक सैलरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। पहले कितनी थी ये, तो इसको रखा गया था 21,000 रुपये। मतलब अगर किसी वर्कर की सैलरी 21,000 रुपये से कम या 21,000 रुपये है तो उनको एनुअल बोनस मिलेगा 8.33% से लेके 20% तक एनुअल इनकम मिलेगा। एनुअल इनकम का 8.33% से लेके 20% तक एनुअल बोनस मिलेगा। क्लियर है, ये था पहले का। लेकिन अब ये 21,000 रुपये कंडीशन को ब्लॉक किया गया, वो हम लोग आगे देखते हैं। डिडक्शन में एक तरीका एडवांस भी हो सकता है। अगर डिडक्शन 50% से कम या 50% के बराबर है टोटल वेज का, इस बात का भी ध्यान रखना है। डिडक्शन हमेशा 50% से कम होना चाहिए या 50% होना चाहिए टोटल वेजेस का। आप पेमेंट ऑफ वेजेस की बात कर ले, आप पेमेंट कब कब दोगे उस वेज को, तो याद रखना ये कंडीशंस है कि मंथली वेजेस को 7 तारीख जो सक्सेडिंग मंथ होगा वहाँ तक आपको उसकी वेजेस को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे 1 तारीख को कोई ज्वाइन किया है तो मैक्सिमम 7 तक आप उसकी पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। पहले कितना था, पहले 10 तारीख तक था। अगर मान लो आप किसी वर्कर को रिमूव करते हो या उनको या अपनी इंडस्ट्री क्लोज कर लेते हो या हटा देते हो या उनको हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, तो आपको विदिन 2 वर्किंग डेज आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने शनिवार को हटाया है उस वर्कर को, तो शनिवार सैटरडे हो गया, संडे को तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो वर्किंग डे नहीं है, तो मंडे हो गया एंड ट्यूसडे हो गया। तो 2 वर्किंग डे, मंडे एंड ट्यूसडे। सैटरडे को आपने हटाया था तो ट्यूसडे तक आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं, देखो पहले वाली जो कंडीशंस थी वेजेस के केस में, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट एंड इक्वल रेन्यूमरेशन 1976। तो इस चारों को मर्ज करके एक बनाया गया, वो है आपको न्यू वेज एक्ट 2019। तो इस चारों में पहले क्या प्रावधान थे और अभी क्या प्रावधान है वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें पेमेंट ऑफ वेजेस की, तो पहले क्या था, पेमेंट ऑफ वेजेस एप्लीकेबल था डिफाइंड या नोटिफाइड इंडस्ट्री के लिए। वैसे इंडस्ट्री जो लिस्ट में आती है नोटिफाइड होनी चाहिए, और वैसे पर्सन्स के लिए जो 24,000 रुपये पर मंथ कमा रहे थे उनके लिए। ये सैलरी लिमिट थी, एसबी थी, जिसको मैं एसबी से डिनोट कर रहा हूँ बहुत देर से। अब देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात कर लें तो उसमें नए जो न्यू वेज एक्ट 2019 लाया है उसमें क्या कंडीशन आया है, तो ये एप्लीकेबल है सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। पहले क्या था, पहले वैसी इंडस्ट्रीज़ के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाइड था जो कि डिफाइंड इंडस्ट्री है या फिर नोटिफाइड इंडस्ट्री है, लेकिन अब जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबके लिए एप्लीकेबल है ये। और ये 24,000 रुपये पर मंथ की सैलरी थ्रेशोल्ड को हटा दिया गया, अब कोई थ्रेशोल्ड इस पर नहीं है, ठीक है। ये है आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मतलब कैसे लेबर्स और कौन कौन से लेबर्स पे, वर्कर्स पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगेगी, यह पहले की कंडीशन थी। अब ये सारा हटा के चोचला इसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब बोनस की बात कर ले, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की, जो कि पहले थी इस तरीके से, मतलब कोई इंडस्ट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है जो कि 20 या 20 से ज़्यादा लोगों को हायर करती है, वहाँ पे बोनस की कंडीशन लगती है। या फिर मैंने आपको कंडीशन बताया था, एस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एस बी। अगर उनकी सैलरी 21,000 है, ये पहले की कंडीशन मैं बता रहा हूँ,
जब नई वेज एक्ट 2019 में आई उससे पहले की कंडीशन थी। तो अब क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन अनचेंज रखा गया, मतलब 20% तो एस्टेब्लिशमेंट में होने चाहिए, फैक्ट्री में होने चाहिए कम से कम, लेकिन सैलरी थ्रेशोल्ड को कह दिया गया टू बी नोटिफाइड, मतलब हम नोटिफाई करेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है कि 21,000 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट की, तो मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए, तो पहले यह जो एक्ट था लेबर लॉज में वो सिर्फ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए लगती थी, और नो डिपेंडेंसी ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, मतलब कितने एम्प्लॉयड थे इससे कोई लेना देना नहीं था मिनिमम वेज एक्ट का। अब जो न्यू वेज एक्ट 2019 आई है वो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल 1 पे फोकस करती है, कोई चेंज नहीं है आपको, मतलब बेसिकली नंबर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेबल है सबके लिए। अगर हम लोग बात करें इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 की, तो ये एप्लीकेबल है हर एक एम्प्लॉय के लिए, कोई लिमिटेशन नहीं था, किसी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, और प्लस एम्प्लॉय कितने भी हों और उनको कितनी भी सैलरी मिल रही हो। ठीक है, तो ये सेम का सेम रखा गया है। तो देखिए ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कोड वेज जो था पेमेंट ऑफ वेजेज, वो पहले ये चारों पे चलता था, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, इक्वल रेन्यूमरेशन। अब इस चारों को मर्ज करके जो न्यू वेज एक्ट लाया गया, लाया गया 2019 में, उसमें ये सारी चेंजें हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। देखिए मैं आपको जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको MCQ में देखने को मिल जाएगी, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की, तो देखिए इतनी सारी एक्ट थी जिसको मर्ज किया गया और सिंगल सोशल सिक्योरिटी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन सी है, एक नज़र एक दो बार देख लीजिएगा। पेमेंट एंड ग्रेट्युटी एक्ट 1972, उसके बाद द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर, जिसको सेस एक्ट भी कहते हैं, 1996, द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इन सबको मिलाया गया, मर्ज किया गया, और फिर लाया गया है आपको 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड। तो जितने भी थे ये सारे कोड, लगभग कितने थे, 13 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी टोटल 8 था, 8 को मर्ज करके एक सिंगल कोड बनाया गया 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड। अब जो ये रिसेंट बनाया गया उसमें कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। एक तो टॉपिक आपको ग्रेट्युटी देखना पड़ेगा, फिर ESIC जो इंश्योरेंस वाला पोर्शन होगा उसको देखना होगा, प्रोविडेंट फंड पे बात होगी, PF पे, उसके बाद गिग वर्कर्स कहने का ये मतलब हुआ जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, जैसे उबर हो गया, चेक इंडिया लिमिटेड हो गया, जोमेटो हो गया। जैसे क्या हो गया, मेन कंपनी हो गई, उसमें बहुत सारे मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एडेड हैं, लेकिन कंपनी क्या कहती है, उनको एज ए गिग वर्कर ट्रीट करती है, उनको आउटसाइड अपने इकोसिस्टम के रखती है। ठीक है, जैसे आप काम तो कर रहे हो, जैसे चेक एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको एज ए एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करते हैं वो मेन एम्प्लॉयज़, कोर एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसी तरीके से कैरियर सेंटर्स को जानेंगे एंड मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में जानेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर। स्टार्ट करते हैं, जो CSS मैंडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड द स्टेट गवर्नमेंट का टू फॉर्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम, किस किस चीज़ के लिए, तो वैसे वर्कर्स जो होम बेस्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, वेज वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया जोमेटो, फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जैसे अर्बन क्लैब क्या हुआ, एक डोमेन, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, यहाँ पे कोई भी आके जुड़ सकता है, कोई भी एम्प्लॉय आके काम कर सकता है, और फिर जब मन तब निकल सकता है बाहर। फिर अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बात करें तो EPF जो होगा, EPFO, तो बेसिकली EPF की बात तभी होगी जब 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों उस ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रीब्यूशन होगा तभी कंट्रीब्यूट करेंगे उस प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर लायबल होगा कंट्रीब्यूट करने में 10% ऑफ द वेजेस पेएबल टू ईच एम्प्लॉय ऑफ द PF। प्रोविडेंट फंड की बात करें तो प्रोविडेंट फंड वैसे एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, वैसे सेटअप को मिलेगा, वैसे स्टैब्लिशमेंट को मिलेगा, को देना पड़ेगा जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20 हो मिनिमम। उसके बाद करें एम्प्लॉयर जो होंगे वो लायबल होंगे, कम से कम 10% वेजेस की पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को एज ए प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 10% से ज़्यादा वेजेज की टू द प्रोविडेंट फंड
subjected to the condition that the employer is not obligated to pay any amount over and above 10% of the wages payable by employer। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो होंगे वो 10% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वेज में, प्रोविडेंट फंड वाले केस में। तब वो एक कंडीशन है कि एम्प्लॉयर जो होंगे वो ऑब्लिगेटेड नहीं होंगे कि वो कोई भी अमाउंट पे करेंगे 10% से ज़्यादा, जो कि वेज पेएबल होगा एम्प्लॉयर को। अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो ESI है वही उसके एम्बिट में रहेगा। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, आपको ये कंडीशंस तो ध्यान रखना ही होगा। 10% ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एम्प्लॉयज़, ये सब क्वेश्चंस MCQ में फ्रेम किया जा सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस की, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के एम्बिट में आएगा। एप्लीकेबिलिटी कब कब होगी, प्रोविजन रिलेटिंग टू ESIC आर एप्लीकेबल टू हर एक एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड अदर देन ए सीजनल फैक्ट्री। एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग पर्सन एम्प्लॉयड हैं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा वो सीजनल फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो जैसे कि आइसक्रीम फैक्ट्री मान लीजिए, ठीक है, आइसक्रीम फैक्ट्री क्या होगा, गर्मी के समय में ज़्यादा आती है, गर्मी के बाद फिर बंद कर दो उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वैसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, लेकिन वो सीजनल फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। सेकंड होता है, सेकंड कंडीशन इंश्योरेंस का क्या है, हैजार्डस फैक्ट्री है जो हेल्थ हैजार्ड्स को फेस कर सकते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़। तो अगर कोई सिंगल एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयड होगा तो वहाँ पे इंश्योरेंस वाली स्कीम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हैजार्डस फैक्ट्री केस में। अगर हम लोग प्लांटेशन एम्प्लॉय की बात करें तो अगर 10 से कम भी हैं तो भी वहाँ ये अप्लाई हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम। कौन सा स्कीम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि ESIC के द्वारा लगाया जाएगा। अब चलिए, CSS ने मैंडेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, शायद मैंने दोबारा इसको ले लिया। चलिए अब देखिए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड क्या होता है। ये जो ESIF होता है वो ग्रांट करते हैं डोनेशंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सबको देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रेट्युटी के बारे में जानते हैं। अगर वर्किंग ईयर्स जो है वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है, तो ग्रेट्युटी जो होगा वो 15 दिन का एडिशनल सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो हर 6 मंथ को वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये कब मिलेगा, जब टर्मिनेशन पे मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, मैं इसको ईजी लैंग्वेज समझाता हूँ आपको, कि 5 साल पे वो क्विट कर रहा है कंपनी को, ठीक है, क्विट कर दिया तो एक स्कीम होता है 15 डेज़ पे, तो एक मंथ में कितना हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है, तो 15 डेज़ एडिशनल सैलरी मिलेगा जैसे वो 6 महीने को कंप्लीट करेंगे। मतलब एक चीज़ समझिए, 6 महीने पे 15 डेज़ का मिल रहा है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, तो 1 ईयर में आपको मिलेगा 30 डेज़ का, दैट इज़ 1 मंथ ऐड हो जाएगा। तो 1 साल अगर काम करें तो 1 मंथ ऐड हो रहा था, 5 ईयर्स काम कीजिएगा तो 5 मंथ्स ऐड हो जाएगा, तो 5 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 5 ईयर्स पे। लेकिन हाँ, अगर आप टर्मिनेट हो रहे हो या फिर छोड़ के जा रहे हो तब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवेज, ठीक है, वैसी इस्टेब्लिशमेंट, वैसी फैक्ट्री जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो एम्प्लॉयज़ 10 या 10 से ज़्यादा हैं वो लगातार पिछले 1 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था नॉर्मल कंपनीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, माइंस के लिए, ऑयल फील्ड के लिए, प्लांटेशन के लिए, पोर्ट के लिए, रेलवेज़ के लिए। अगर एक नया कंडीशन है, जर्नलिस्ट लोगों के लिए ग्रेट्युटी की वैल्यू जो है वो अगर वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा काम कर ले तभी एप्लीकेबल हो जाती है। देखिए MCQ का क्लिच पॉइंट यहीं पे बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स शैल नॉट बी इसेंशियल वेयर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट इज़ ड्यू टू। अब देखिए कहाँ पे ग्रेट्युटी 5 ईयर का कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, या वो डिसेंबलमेंट हो जाते हैं, या फिर एक्सपायरेशन हो जाता है, या किसी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर ग्रेट्युटी नहीं दे एम्प्लॉयर, अगर जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेट्युटी नहीं देता है तो क्या करना होगा, तो ग्रेट्युटी नहीं देना एक पनिशेबल ऑफेंस है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विथ मे एक्सटेंड अप टू 1 ईयर विथ फाइन अप टू ₹50K और बोथ। ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। ग्रेट्युटी अगर आपके एम्प्लॉयर नहीं दे रहे हैं, अगर आप 5 ईयर कंडीशन फॉलो किए हो या फिर 3 ईयर, अगर आप एक रिपोर्टर हो, मीडिया में हो, तो आपको ग्रेट्युटी पे करना पड़ेगा उनको। अगर वो पे नहीं करते हैं तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। यह उनको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट भी दिला सकती है और फाइन लगभग 50,000 तक का उनको देना, या फिर दोनों भी हो सकता है। ग्रेट्युटी की बात करें तो ये पेबल है टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही और सी हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर।
ठीक है ना। 5 साल तक लगातार काम किए तो उनको ये ग्रेट्युटी के लिए वैलिड हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में भी। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। वैसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा, 10 या 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, तो उनको प्रीसीडिंग 12 मंथ की मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है। वुमेन शैल नॉट वर्क इन एनी इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सैलरी कंटिन्यू रखा जाएगा एज इट इज़। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशंस पे। वुमेन शैल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम 26 वीक, तो मैक्सिमम 26 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट को वो उठा सकती हैं एक वुमेन, ऑफ विच जिसमें से नॉट मोर देन 8 वीक्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी, तो 8 वीक से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी का उससे 8 वीक से ज़्यादा वो नहीं ले सकती हैं। मैक्सिमम यही होगा 8 वीक। मेडिकल बोनस उनको ₹3500 का, देखिए यही कंडीशंस आपको याद रखनी है, यही एग्जाम में डायरेक्टली MCQ में दिखेगा आपको, ठीक है। तो मेडिकल जो बोनस होगा वो 3500 दिया जाएगा अगर एम्प्लॉयर्स जो हैं आर नॉट पेइंग फॉर मेडिकल, तो ये उनको मेडिकल बोनस के तौर पे 3500 रुपये दिया जाएगा। वुमेन कैन टेक 2 ब्रेक्स ऑफ सेम ड्यूरेशन अंटिल द चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ 15 मंथ, तो चाइल्ड जब तक 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक वुमेन 2 इक्वल ब्रेक्स ले सकती हैं, दो से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। इफ़ एम्प्लॉयर्स फेल्स टू गिव मैटरनिटी लीव, अगर एम्प्लॉयर्स मना कर देता है या वो नहीं देना चाहता है तो इसके लिए पनिशेबल ऑफेंस है ये, 6 मंथ की पनिशमेंट या फिर 50 के फाइन या दोनों। मैटरनिटी बेनिफिट इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ वर्कड फॉर अ पीरियड ऑफ 80 days in 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। मतलब देखिए जो उनकी डेट होगी एक्सपेक्टेड डिलीवरी की उससे पहले अगर हम बात करें तो कम से कम 80 दिन अगर वो काम करी हैं तभी उनको ये मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और वो जो 26 वीक है उसमें 2 मंथ बिफोर डिलीवरी, 4 मंथ आफ्टर डिलीवरी का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी 26 वीक और विच शैल नॉट बी मोर देन 8 वीक्स प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ हर डिलीवरी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क, इसको देख लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। सेस जो होगा वो एक तरीके का टैक्स होता है, शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स एट द कितने में, तो लेस देन इक्वल्स टू 2% होना चाहिए, बट नॉट लेस देन 1%। देखिए मतलब समझ लीजिए कि 1 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के जितने भी कॉस्ट लग रहे हैं कंस्ट्रक्शन में उसमें सेस जो होगा वो कलेक्ट किया जाना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए, तो वर्कर्स के लिए, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर्स के लिए। तो बिल्डिंग वर्कर्स के लिए ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है, 2% से कम या बराबर, लेकिन 1% से कम नहीं होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जैसे गिग वर्कर्स हो गए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स या फिर गिग वर्कर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर, इनका रजिस्ट्रेशन फॉर सेस के लिए एज इनका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 16 ईयर्स। ये सारे कंडीशंस एग्जाम में पूछेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसको OSHWC कोड 2020 कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर की बात कर लेते हैं। 13 लेबर लॉज था इंडस्ट्रियल सेफ्टी वेलफेयर में, पहले 13 लॉज था जिसमें 600 प्लस प्रोविजंस थे रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। आप सोचो 13 कानून था जिसमें 600 प्लस प्रोविजंस थे। अगर किसी एक प्रोविजंस के कंडीशंस को चेक करना है तो आप समझ लो कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब की बात कर लेते हैं रिसेंट में जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर बिल आया है OSHWC कोड 2020, उसके अकॉर्डिंग सिंगल कोड बनाया गया जिसमें 143 प्रोविजंस हैं। तो टोटल यहाँ से MCQ बन जाएगा 600 प्लस प्रोविजन से 143 प्रोविजंस हो गए। वन सिंगल कोड जो है वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को शो करता है, रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, प्रमोट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एंड रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक मतलब वैसे इशूज़ जो कि फंसे पड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको निकालने में आसान कर देता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से अवॉइड करवाता है। तो क्या क्या दिक्कत आती है, अगर मान लो 600 प्लस प्रोविजंस जो थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से, उसको अगर हम लोग हटा के एक सिंगल कोड में ला करके 143 प्रोविजंस लाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा। जो कंपनीज बाहर से आ रही है कंस्ट्रक्शन वाली है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है तो उसमें इतने सारे कंडीशंस होंगे तो उनको टाइम लगेगा, तो उनको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो उनका बेकार हो रहा है, टाइम उनको ईज तो मिल नहीं रहा है, कंफर्ट तो मिल नहीं रहा है काम करने के लिए, तो क्या कम करेंगे, इंडस्ट्री शो नहीं करेंगे। फिर यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन होगा सबों के लिए,
पेपर वर्क कम हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, प्रमोट कर देगा इजी वर्क ऑफ डूइंग इंडेक्स को, आपको पता ही होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स क्या होता है, जो डिफिकल्टीज फेस किया जाता है उसको हैंडल करने में वो कम हो जाएगा। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को अवॉइड किया जा सकेगा। पहले क्या था, एंड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब क्या हो जाएगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम हो जाएगा। अगर हम लोग OHHWC कंसोलिडेट द फॉल, अब देखिए जो ये आपका है ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, जिसको OHWC कोड 2020 कहते हैं, वो पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एक जगह मिला के बनाया गया है। वो कौन कौन से लॉ हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए फैक्ट्री एक्ट 1948, ये आपको ना इसको आप 4 बार पढ़ोगे, ठीक है, ये सारों को 4 बार पढ़ के इतना आपको कुछ कुछ डेट याद रखने होंगे। कहीं कहीं एग्जाम में आपको डायरेक्ट फैक्ट्री एक्ट पूछ देता है, उसकी ईयर पूछ देता है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 हो गया। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 हो गया, ठीक है। द माइंस एक्ट 1952 हो गया। द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 हो गया। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979 हो गया। द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 हो गया। द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1961 हो गया, ठीक है। द साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1961, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1976, द बीडी एंड शिकार वर्कर्स कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 अकॉर्डिंग टू। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ, इतने सारे थे ना, आपको इसको पढ़ने में इतना बोर फील हो रहा था, तो इसको जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी वो कितना टाइम वेस्ट करती होगी, इसीलिए तो लाया गया ना नए नए कोड्स, नए नए जो कि इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, जहाँ सेक्शन 1 की बात हो ना वहाँ समझ लीजिएगा हैजार्ड की बात हो रही है। ऑफ द कोड इट मस्ट बी ब्रॉट इनटू फोर्स बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट किस तरीके का होना चाहिए, कम से कम 10 वर्कर या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करने चाहिए उस स्टैब्लिशमेंट में। इन इंडस्ट्री जैसे ट्रेड बिजनेस हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया उसके लिए एप्लीकेबल होगा। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज़ बीन नाउ इनलार्ज टू कवर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो देखिए पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर नहीं थे, जैसे मान लीजिए बिहार यूपी से गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो इनको इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अब इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है इसके डेफिनेशंस में। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ कौन कौन हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, सुपरवाइज़र मैनेजेरियल जो पोस्ट हो गया वो भी एम्प्लॉयज़ में कंसिडर किए जाएंगे, या एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गए वो भी कंसिडर किए जाएंगे। सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग द DM, अब देखिए जब भी माइंस की बात करेंगे, जब हम लोग माइंस की बात करेंगे ना, माइंस की, तो सिर्फ और सिर्फ एज पर सेक्शन 36 DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटेड सो फार एज माइंस विद इन हिज और हर लोकल लिमिट आर कनेक्टेड। तो अगर माइंस की बात होगी तो जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का जो पोस्ट होगा वो DM खुद संभालेंगे। OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड को अगर देखें तो मॉडिफाई किया, हैज़ मॉडिफाइड द नंबर ऑफ मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेबर टू 5 फ्रॉम 20 फॉर द OSH कोड टू अप्लाई, ठीक है। 1 मिनट, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना 50 होंगे, 20 से 50 कम से कम होने चाहिए। अब नए कोड में 50 आया है, पहले 20 था, OSH कोड के अप्लाई होने के लिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के कोड को अप्लाई होने के लिए। द लिमिट ऑफ अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें तो बेसिकली वर्कर्स फॉर द पर्पज टू क्रिएटिंग क्रेच फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर, तो जो वैसी होती है ना जहाँ पे वर्किंग कंडीशन सही हो, जहाँ पे एक छोटा सा स्पेस बना दिया था जहाँ वो फीमेल एम्प्लॉय के बच्चे रह सकते हैं जो कि 6 ईयर से कम के एज के हैं, और अब इसको बढ़ा के 50 फीमेल वर्कर्स कर दिया गया है। 30 पहले 30 इसका लिमिट था, 50 तक होनी चाहिए, तभी उनके लिए ये चीज़ प्रोवाइड किया जा सकेगा। अगर फैक्ट्री एक्ट की बात करें, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 500 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं या 500 काम कर रहे हैं, यह पहले कंडीशन है। देखिए मैं इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्ट करके बता रहा हूँ पीछे से जाकर, क्योंकि आपको एक एस्टिमेट मिलेगा, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट कोई भी एस्टिमेट जहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे, वेलफेयर ऑफिसर विल बी अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाना था। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो नया कोड बना है OSH कोड, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अब 250 वर्कर भी रहेंगे तो वहाँ पे भी वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 वर्कर्स, अगर पहले कंडीशन में बता रहा हूँ, पहले 250 थे तो पहले 250 होने चाहिए थे कम से कम कैंटीन प्रोवाइड करने के लिए, अब 100 वर्कर्स में भी कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। वर्कर्स कैंट वर्क 6 डेज पर वीक, मतलब 6 दिन पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं कोई भी वर्कर्स। 1 दिन उनको छुट्टी चाहिए वीक में, एंड ऑल्सो 1 दिन उनको ऑफ मिलेगा हर 20 दिन लगातार काम करने पे, ठीक है, 20 दिन काम करने पे। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स 2020, ये हमारा। अब हम लोग बात करेंगे
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स 2020 के बारे में, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को मर्ज किया गया। इस तीनों को दिस एंड दिस को मर्ज करके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को लाया गया। अगर बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के बारे में तो ये किस किस पैरामीटर्स पे बात करेगी? ट्रेड यूनियन पे, रजिस्ट्रेशन पे, नेगोशिएटिंग यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएटिंग यूनियन आपको ध्यान रखना होगा। फिर रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में बात करेगी। तो ये टॉपिक्स पे एमसीक्यूज बहुत फ्रिक्वेंटली बनते हैं, तो धीरे धीरे करके देखते हैं। वैसे इंस्टीट्यूशंस जो ओन्ड हैं या फिर मैनेज्ड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कंप्लीटली और सब्सटेंशियली engaged in any charitable, social और philanthropic service will not be considered as an industry। तो आप समझ लीजिए अगर वो इंडस्ट्री की क्राइटेरिया को पूरा भी करते हैं, लेकिन वैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि ओन हैं या फिर मैनेज किए जाते हैं जिनको चैरिटेबल पर्पज से, सोशल पर्पज से, फिलैंथ्रोपिक पर्पज से, सर्विस से, तो उसको एज इंडस्ट्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिफेंस में DRDO, ये सारे जो है ना वो इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर में लाएंगे मान लीजिए, तो इसमें तो फिर एक तरीके से सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो सकती है ना। वर्कर्स जो इंक्लूड नहीं होंगे कौन कौन से? एयरफोर्स के ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी या फिर पुलिस सर्विस के। ठीक है तो इनको, या फिर वैसे एम्प्लॉई जो कि प्रिजन में काम कर रहे हैं वो, दे कांट फॉर्म यूनियन, ये यूनियन नहीं बना सकते हैं और ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। अगर मानिए इसरो, डिफेंस की या फिर DRDO स्ट्राइक पे चली जाएगी तो इंडिया का कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट भी तो हो सकता है ना। इस तरीके से एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ये सब स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, तो इनके लिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स है वो नहीं एप्लीकेबल है। अब बात करें मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कैन टेक पार्ट इन ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन के केस में मैनेजरियल एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होगी, मैनेजरियल पोस्ट पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो कंपनी में बैठ रखे हैं वो नहीं ले सकेंगे पार्ट। सैलरी जिनका 18,000 से ज़्यादा है, आर नॉट वर्किंग, दे विल ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। देख ली, सीधी सी बात है, जिनकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है, ठीक है, उनको ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉय की तरह। हम लोग बात करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में। दो तरीके से होता है ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन, एक टेम्प्रोरी होता है, एक परमानेंट होता है। या बेसिकली आपको ट्रेड यूनियन क्या करता है? रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के बीच का कोई इशू, वर्कर्स के बीच का इशू, एम्प्लॉयर्स के बीच के इशू को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब एक तरीके से क्लियर करता है दोनों के बीच के इशूज़ को। अब हम लोग एक टर्म समझते हैं, रिट्रेचमेंट क्या होता है? 3 मंथ प्रायर नोटिस देने से पहले, 3 मंथ्स प्रायर नोटिस और पे नोटिस पीरियड। मतलब इसका क्या हुआ? टर्मिनेशन किसी एम्प्लॉयर के द्वारा ऑफ द सर्विस ऑफ ए वर्कर फॉर एनी रीज़न अदरवाइज दैन एनी एज पनिशमेंट आइडेंटिफाई बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो समझ लीजिए, सीधी सी बात है कि अगर वैसे एम्प्लॉयज़ जो कि कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण उनको रिमूव किया गया उनके पोजीशन से, और 3 महीने का इसमें प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा और पे नोटिस पीरियड भी इनको लगाना पड़ेगा। कौन कौन से कंडीशन से जो इंक्लूड नहीं होंगे? तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर वो एम्प्लॉय जो है वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायरमेंट ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, या फिर एज को रीच करके वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो भी लागू नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑन नॉन रिन्यूएबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सैलरी 18,000 से ज़्यादा या 18,000 होगा, या फिर वो मैनेजरियल पोस्ट पे होंगे तब भी वो नहीं कर सकते हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात कर लेते हैं। कोई भी यूनियन होगा वो कब अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा एज ए ट्रेड यूनियन? तो कोई भी 7 मेंबर होंगे, 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे किसी भी ट्रेड यूनियन के, तो सब्सक्राइबिंग टू देयर नेम एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्रेड यूनियन के नेम के लिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10% ऑफ द वर्कर्स हैं या फिर 100 वर्कर हैं, मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उसमें अगर मान लीजिए 100 की बात हो रही है तो उसमें 10 वर्कर, 10 तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 100 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक्स वर्कर कहीं काम कर रहे हैं तो उसके 10% ऑफ एक्स जो कि होने चाहिए, कम से कम 100 तो होने ही चाहिए, ठीक है ना।
जो इसमें से कम हो वो मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर यूनियन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10% से ज़्यादा होने चाहिए वर्कर्स या 100 वर्कर्स, इन दोनों में से जो कम हो जाए वो एप्लीकेबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियन में। देयर कैन बी मोर देन वन, अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही स्टैब्लिशमेंट में, एक ही इंडस्ट्री में, एक ही फैक्ट्री में एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अब एक टर्म आता है नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन, ठीक है ना। व्हेन देयर इज़ मल्टीपल ट्रेड यूनियन, जहाँ पे मल्टीपल ट्रेड यूनियन होगा वहाँ पे नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन की बात होगी। जैसे मान लीजिए एक ही स्टैब्लिशमेंट में 1, 2, 3, 4 ट्रेड यूनियन बन गया। कोई भी ट्रेड यूनियन जहाँ पे वर्कर्स जो होंगे ना वो 50% से ज़्यादा होंगे, 50% आर नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन। अब समझ लीजिए ग्रेटर देन 50%, मतलब मान लीजिए 51% की बात हो रही है। तो जहाँ वैसे ट्रेड यूनियन जहाँ पे 51% वर्कर्स इन्वॉल्व है, वो जो ट्रेड यूनियंस होंगे वो नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियंस होंगे। अब देखिए, व्हेन नो ट्रेड यूनियन सेटिस्फाइड, अगर इनमें से कोई कंडीशन, मान लीजिए 4 जो ट्रेड यूनियन है उसमें से किसी का भी 51% वर्कर्स नहीं बन पा रहे हैं मेंबर, तो समझ लीजिए व्हेन नो ट्रेड यूनियन सेटिस्फाई द कंडीशंस, कंडीशन ये वाले कंडीशन 51% नहीं होने चाहिए फॉर, आपको पता होगा नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन की कंडीशन थी, नेगोशिएटिंग काउंसिल नीड्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ट्रेड यूनियंस हैविंग एटलीस्ट 20% ऑफ द वर्कर्स एज द नंबर ऑफ द नेगोशिएटिंग बॉडी। अगर ये कंडीशन वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे 50% से ज़्यादा वर्कर्स हैं उस ट्रेड यूनियन में, तब तो नेगोशिएटिंग ट्रेड यूनियन बनेंगे नहीं। तो जितने भी छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस हैं जहाँ पे 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 20% से ज़्यादा वर्कर इन्वॉल्व है, वो मिल करके आपस में चुन लेंगे एक नेगोशिएटिंग बॉडी को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में। 60 डेज आपको एडवांस नोटिस देनी होगी अगर आपको स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स करना है तो। अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन। देखिए, एक इनफॉर्मल प्रोसेस होता है कॉन्सिलिएशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आपको पेंडेंसी की, अगर कोई भी इशू पेंडेड है, मतलब वो पेंडिंग में है, ठीक है ना, तो आपको उस कॉन्सिलिएशन के लिए कम से कम एक कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को 7 दिन पहले आपको उसके कंक्लूजन को डिफे करना होगा। मतलब 7 दिन के बाद ही आप कोई स्ट्राइक के बारे में सोच सकते हो, अगर कोई कॉन्सिलिएशन पेंडेड है तो, पेंडिंग में है तो। ड्यूरिंग, अगर आर्बिट्रेशन की बात करें जो कि लीगल प्लस फॉर्मल होता है, ये बाइंडिंग होता है, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन की बात करें तो प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर एंड 60 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। अगर आर्बिट्रेशन की बात हो रही है तो 60 दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा उसके रिजल्ट के बाद, फिर आप स्ट्राइक को होल्ड कर सकते हो। स्टैंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ये एप्लीकेबल है जहाँ पे एम्प्लॉई 300 से ज़्यादा है। क्लोजर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व 16 डेज एडवांस नोटिस पीरियड। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसको क्लोज करना है तो उसको 60 डेज एडवांस नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपको कंप्लीट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। इससे आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे, ये तो मेरा भरोसा है और बनना भी चाहिए। 1-2 बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप ISP सिम्प्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इसकी PDF मैं कल सुबह तक डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।